नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में संप्रेषण के माध्यम के रूप में भाषा विषय पर चर्चा की गई है। हम सभी जानते हैं कि अपनी अपनी कक्षाओं में जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो मुख्यतः हम भाषा की मदद से संप्रेषण करते हैं, अपने विषय को पढ़ाते हैं, बच्चे से उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, स्वयं अनेक बार अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम सीखने सिखाने की जिन गतिविधियों का आयोजन करते हैं और उनमें जो संप्रेषण मुख्य होता है वह भाषा के माध्यम से होता है। आइए हम इस विषय पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। इस विषय पर चर्चा के आरंभ में हम अपनी इस चर्चा की दो सीमाओं को स्पष्ट कर लेते हैं। पहली सीमा यह है कि इस पूरी चर्चा के दौरान हम मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का ही संदर्भ लेंगे। दूसरी सीमा यह है कि हम विचार विनिमय और भावों के अभिव्यक्ति के वे भाषिक माध्यम लेंगे जिनमें कथन की क्रिया होती है। वस्तुतः भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा अपने आप में एक वृहद शब्द है जिसमें आंगिक, वाचिक, पशुओं की भाषा, तरह तरह के प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा होती है। उसके स्वरूप भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारी कक्षा और सीखने की प्रक्रिया में जो कही गई बात है, जो बातचीत है और जिसका इस्तेमाल हम शिक्षक विद्यार्थी कर रहे हैं, उसे केंद्र में रखकर हमें भाषा के कार्य और भाषा के अभिलक्षणों को समझने की आवश्यकता है। इस क्रम में अगला विषय है भाषा की अवधारणा। मित्रों, भाषा को हम जिस तरीके से सीखते हैं, जिस तरीके से भाषा का उपयोग करते हैं, वह हमारे स्वभाव और व्यवहार का ऐसा अंग बन जाती है कि हम उस परिभाषाओं और अवधारणाओं पर विचार नहीं करते हैं। यदि आप गंभीरता पूर्वक इस विषय पर विचार करेंगे और गहनता पूर्वक समझना चाहेंगे तो स्पष्ट होता है कि भाषा ध्वनियों और प्रतीकों की व्यवस्था है जिसका उपयोग करते हुए हम अर्थ संप्रेषित करते हैं, अपनी विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन ध्वनि समूहों के द्वारा, प्रतीकों की व्यवस्था के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों तक संप्रेषित कर रहे हैं, वह एक कल्चरल ग्रुप में सीमित होती है। अर्थात एक सांस्कृतिक समूह की भाषा दूसरे सांस्कृतिक समूह की भाषा से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए तमिल बोलने वालों का एक समूह है, पंजाबी बोलने वालों का एक समूह है। आप भाषा को सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक समूह की भाषा को सीख नहीं सकते, लेकिन भाषा अपने मूल स्वरूप में एक सांस्कृतिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी अस्मिता का हिस्सा भी बन जाती है। अब आप ये देखेंगे कि जो भाषा की अवधारणा है उसमें आरंभ ध्वनि समूहों से होता है। उस ध्वनि से शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द से वाक्य और व्याकरण को हम समझते हैं। उस वाक्य और व्याकरण के माध्यम से हम पहला तो शाब्दिक अर्थ, प्रचलित अर्थ संप्रेषित करते हैं और फिर हम उसके प्रयोजन मूलक व्यवहारिक अर्थ और संकेत प्रयोगों को जानने लगते हैं। उदाहरण के लिए जिन ध्वनियों को हम हिंदी के सीखते हैं, मान लीजिए हमने सीखा क, ख, ग, इस प्रकार की ध्वनियां हैं। फिर हम इनसे शब्द निर्मित करना सीखते हैं, कमल, अजगर, राम। फिर वाक्य, राम जाता है, राधा आती है। फिर यह एक अर्थ को द्योतित करते हैं, लेकिन यह दिखने वाला अर्थ, शाब्दिक अर्थ, धीरे धीरे संदर्भानुकूल परिस्थितियों के अनुकूल तरह तरह के अन्य अर्थों को जो प्रत्यक्षता नहीं प्रकट हो रहे होते हैं उन्हें व्यक्त करने लगता है। इस प्रकार भाषा की अवधारणा और भाषा के अध्ययन में ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके द्वारा जो हम संप्रेषण करते हैं उसके दो मॉडल हैं। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था शब्द प्रयोग और अर्थ प्रयोग के संदर्भ में, वही अर्थ यहाँ पर भी है। पहला मॉडल है इनकोडिंग डिकोडिंग का मॉडल। इसमें क्या होता है, ध्वनि अथवा प्रतीक के माध्यम से हम जिस बात को कहते हैं उसके हम प्रचलित अर्थ को ग्रहण करते हैं। हम केवल शाब्दिक अर्थ पर निर्भर रहते हैं और अन्य संदर्भात्मक संकेतों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि क्या आपने पानी पी लिया, तो इसे आप मेरे कहे शब्दों के अर्थ में लेंगे और इसका जवाब देंगे कि या तो आपने पानी पिया या तो आपने पानी नहीं पिया। अब इसकी सीमा यह है कि इसमें संदर्भ नहीं आ रहा, इसमें मेरा कहने का इंटेंशन क्या था, इसको संप्रेषित करने के बाद उस तरीके का मुझे जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इसकी इस सीमा को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण का एक दूसरा मॉडल भी है, वो है इन्फरेंस मॉडल, इन्फरेंस प्रारूप। इसमें सुनने वाला बोलने वाले के उद्देश्य को ध्यान में रखता है, अर्थात जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। केवल इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि मैं क्या बोला,
मैंने क्या कहा, इसके साथ ये ध्यान दिया जाता है कि मैंने जो बोला वह क्यों बोला, किन परिस्थितियों में बोला और कौन सा अर्थ है जो अप्रकट है। उदाहरण के लिए यदि मैंने कहा क्या आपने पानी पी लिया, तो संभव है इसका एक अर्थ यह हो कि मैं ये चाहता हूं कि आप चले जाएं। यह आप मेरे बातचीत कथन के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगा सकते हैं, यह उसके शब्दों के अर्थ में निहित नहीं है। इस तरीके से संप्रेषण के दो मॉडल हुए, एक इनकोडिंग डिकोडिंग और एक इन्फरेंस मॉडल। अब देखिए इन मॉडलों के आधार पर हम क्या करते हैं। इन मॉडलों के आधार पर हमारा भाषा और संप्रेषण का संबंध विकसित होता है। इस संबंध के अंतर्गत यह आवश्यक है कि आप किसी भी भाषा की ध्वनि व्यवस्था को जाने। बिना ध्वनि व्यवस्था को जाने आप किसी भी प्रकार का कोई संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। ध्वनि व्यवस्था को न जानना एक प्रकार से आपके और दूसरे जो संप्रेषण कर रहा है और जो संप्रेषण को ग्रहण कर रहा है उनके बीच में बाधा का कार्य करता है। ध्वनि व्यवस्था को जानने मात्र से संप्रेषण पूर्ण नहीं होगा, आपको शब्दों के अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आप उन शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे, जैसे जब मैं आपके लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो मुझे जो संदर्भ सामग्री मिली उसमें पता चला कि कुटिया एक वर्ड है, उसका बुल्गारिया में एक साधारण अर्थ होता है और हिंदी में हमारे यहाँ उसको फीमेल डॉग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके जो प्रयोग तो अलग अलग भाषाओं में, जिनका उच्चारण ध्वनि व्यवस्था तो एक जैसी होगी लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। अब आपने ध्वनि व्यवस्था को भी जान लिया, शब्दों के अर्थ को भी जान लिया, लेकिन शब्दों के अर्थ को जानने के साथ उसे व्यक्त करने के लिए आपको व्याकरणिक व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज आप जिस बात को व्यक्त करेंगे वह अर्थ विहीन हो जाएगी। जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके स्थान पर वह कुछ और कम्युनिकेट करने लगेगी। इतना मात्र पर्याप्त नहीं है, आपको यह भी जानना पड़ेगा कि किस संदर्भ में किस अर्थ का, किस शब्द का, किस ध्वनि का प्रयोग करना है और उसका, जो मैंने पहले बात कही, इन्फ्रेंशियल मॉडल के हिसाब से क्या अर्थ निकाला जाएगा। जब आप कक्षा में कहते हैं कि क्या सभी ने गृह कार्य पूरा कर लिया, तो इसका तात्पर्य यह भी कम्युनिकेट होता है कि हम कक्षा में आगे कोई चर्चा आरंभ करेंगे। कौन कौन गृह कार्य पूरा करके नहीं लाया है, यह भी एक संकेत देता है कि आप किस पक्ष की ओर अपनी कक्षा को ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा व्यवहार और अर्जन की एक श्रृंखला होती है। वह श्रृंखला यही है, आप ध्वनि व्यवस्था को जानते हैं, शब्दों को सीखते हैं, व्याकरण को समझते हैं, फिर संदर्भानुकूल प्रयोग करना सीखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा आप ये देखिए, भाषा से जब आप संप्रेषण का कार्य करते हैं और आप अपनी कक्षा को ध्यान में रखें तो आप जानेंगे क्या करते हैं आप। उसके द्वारा आप कक्षा में सूचना प्रदान करते हैं। इसके अलावा आप कक्षा को निर्देश देने का कार्य करते हैं। आप कहते हैं कि यह कॉपी उठाओ, ब्लैक बोर्ड साफ करो, किताब निकालो, इस सवाल का जवाब दो, इस तरीके के कार्य। इसके अलावा आप क्या करते हैं, आप कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे ही आप कक्षा के साथ औपचारिकताएं निभाते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज की कक्षा में हम ये चर्चा करेंगे। ये एक औपचारिकताएं हैं, इसमें कोई सूचना नहीं होती लेकिन कक्षा को संकेत मिल जाता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप भाषा के माध्यम से कोई भी कल्पना करके रचना कर सकते हैं। एक और भाषा का कार्य है कि आप भाषा के द्वारा भाषा के बारे में सोचते हैं, जिसे हम भाषा का परासंज्ञानात्मक कार्य कहते हैं। भाषा और संप्रेषण के इन सभी संबंधों को, कार्यों को ध्यान में रखते हुए आइए हम भाषा के अभिलक्षण पर विचार करते हैं। भाषा के अभिलक्षण से हमारा तात्पर्य यह है वे विशेषताएं जो मानव की भाषा को अन्य प्राणियों की भाषा से यूनिक बनाती हैं। अमेरिकी संरचनावादी चार्ल्स फ्रांसिस हैकेट ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और उन्होंने भाषा के कुछ अभिलक्षण बताए। आइए इन अभिलक्षणों पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। भाषा का पहला अभिलक्षण है यादृच्छता। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि भाषा को जिस रूप में, जिस शब्द में, जिस ध्वनि व्यवस्था के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, आवश्यक नहीं है इसका वही संबंध जो कहा जा रहा है, जिसे आप प्राकृतिक और तार्किक संबंध कहते हैं। जैसे आप पेड़ को पेड़ क्यों कहते हैं, इसका जवाब आप नहीं दे सकते। एक भाषा में आप पेड़ पेड़ कह रहे हैं, तरु भी कह रहे हैं, ट्री भी कह रहे हैं, लेकिन कोई दावा नहीं है कि आपने पेड़ को पेड़ क्यों कहा। इसी तरह भाषा का दूसरा लक्षण है संरचना द्वैत, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि प्रथम स्तर पे अर्थहीन इकाइयां होती हैं, जैसे अ, ज, ग, र, ये अपने में अर्थहीन इकाइयां हैं। लेकिन जब ये अर्थयुक्त इकाइयों में बदलेंगी एक साथ संयुक्त होकर द्वितीय स्तर पे, तब हमारे लिए काम की होती है, जैसे अजगर। भाषा का तीसरा विशेषता, तीसरी अभिलक्षण है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अर्थात
आप वर्तमान में रहते हुए भाषा के माध्यम से किसी भी समय, स्थान, पात्र के बारे में विचार कर सकते हैं। आप 2020 में बैठे हुए 1857 की क्रांति का वर्णन कर सकते हैं। पृथ्वी पे बैठे हुए उसके किसी भी कोने का, भारत में बैठ के अमेरिका में क्या घट रहा है इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। यह विशेषता मानव की भाषा को सबसे अलग बनाती है। ऐसे ही भाषा का एक विलक्षण है उत्पादकता। आप एक प्रकार से भाषा के व्याकरण शब्दों का जब प्रयोग सीख लेते हैं तो उससे अनेक तरह के वाक्य, अनेक प्रकार की रचनात्मक अभिव्यक्तियां कर सकते हैं। आपने सीखा कि किस प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया के संयोजन से एक वाक्य बनाते हैं। फिर आप राम खाता है, किशोर खाता है, इस तरह के अनेक वाक्य बनाते जाते हैं और आपकी भाषा की दक्षता बढ़ती जाती है। भाषा के अभिलक्षणों के क्रम में ही एक अभिलक्षण है अंतर्विनिमयता, इंटरचेंजेबिलिटी। अर्थात संप्रेषण के दौरान आप एक बार वक्ता भी हो सकते हैं, श्रोता भी हो सकते हैं। आप अपनी भूमिकाओं को बदलते हुए संवाद को, आप भाषा के द्वारा संप्रेषण को सस्टेन कर सकते हैं। वक्ता और श्रोता के बीच भूमिकाओं को बदलते रहना हमारे कक्षा का भी एक विशेष लक्षण है। वहां पर यह विलक्षण हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। भाषा के अन्य विलक्षण की बात मैं आपसे करूं तो सांस्कृतिक हस्तांतरण भाषा का एक प्रमुख अभिलक्षण है। इसके माध्यम से आपने जिस सांस्कृतिक समुदाय के बीच जिस ध्वनि व्यवस्था को, जिस भाषा को सीखा है, उसका प्रयोग करने के साथ साथ उसे आप अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करते हैं। यह एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि भाषा का विकास जैविक विशेषताओं के कारण होता है या सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण। यह अन्य वीडियो लेक्चर में आप पर इस विषय के साथ चर्चा की गई है, आपके साथ इस विषय पर चर्चा की गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि भाषा का यह अभिलक्षण है कि आपने भाषा में जिस सांस्कृतिक विरासत को निर्मित किया है, जिस ध्वनि व्यवस्था को, जिस अर्थव्यवस्था को, जिस प्रयोग की व्यवस्था को निर्मित किया है, वो आप अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। और संप्रेषण के द्वारा संस्कृत के स्थानांतरण की यह भाषा की एक यूनिक विशेषता है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि भाषा और संप्रेषण के आपसी संबंध, आपसी आयाम क्या हैं। हमने देखा कि संप्रेषण के 2 मॉडल मैंने आपको बताए, एक कोडिंग डिकोडिंग मॉडल और दूसरा इन्फेरेंशियल मॉडल। और यह बताया कि भाषा की ध्वनि व्यवस्था, शब्द संरचना, व्याकरण के माध्यम से आप संप्रेषण को सीखते हैं और उसके प्रकट और अप्रकट दोनों अर्थों का व्यवहार करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।